साधना एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, लेकिन अब रिटायर हो चुकी थी। साथ ही उसके 5 बेटे विवेक, रमन, गौतम, विनय और अमन अब शादी लायक हो चुके थे, जिसके चलते एक शाम साधना अपने 5 बेटों से बोलती है, मेरे 5 सुपुत्र, अब तुम 5 शादी लायक हो चुके हो, तो अगर तुमने लड़कियां पसंद किया तो बता दो, वरना मैं ढूंढूं अपनी बहुएं। वैसे मेरे बेटो, कहाँ ही तुमने पसंद किया होगा किसी को? नहीं माँ, किया है। क्या 5 ने? हाँ माँ। अच्छा जी, कौन है लड़कियाँ, क्या करती हैं? माँ, हम 5 ने एक ही घर में लड़कियां पसंद की है और 5 की 5 घर संभालने वाली लड़कियां हैं। मीठी बोली है, घर में अपनी बातों से रौनक लगा कर रखेंगी। अच्छा जी, बड़ी तारीफी कर रहे हो तो मिलवा भी दो। अब मेरे बेटों ने चुनी है लड़कियां तो पढ़ी लिखी ही होंगी, वैसे भी प्रिंसिपल के बेटे हैं, आखिर अपनी माँ की इज्जत का ध्यान तो रखा ही होगा। साधना अपने 5 बेटों संग उनकी पसंद की लड़कियों के घर जाती है, जहां वो ज्यादा कुछ नहीं पूछताछ करती, बस लड़कियों से मिलकर रिश्ता पक्का कराती है, क्योंकि लड़की के पिता एक वकील थे, जिसके कारण उसने भी यही समझा कि उसकी होने वाली 5 बहुएं संध्या, पिंकी, शोभा, प्रिया और शिल्पा अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, जिसके चलते कुछ ही हफ्तों में साधना अपने बेटों संग 5 की शादी करके अपनी 5 बहुओं को घर ले आती है और उनका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ आओ मेरी सौभाग्य की देवियों, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। अब इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। पर माँ जी, ये कलश क्यों गिराते हैं, वो भी चावल भर के? मतलब चावलों की बर्बादी हुई ना ये तो। वकील की बेटियां हैं, सवाल तो पूछेंगी ही। अरे बहू, इस कलश के अंदर गिराने का मतलब होता है कि आने वाली नई बहू घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देगी। अच्छा, लेकिन फुलवा की शादी के वक्त उसने भी ये कलश गिराया था, पर उसके बाद तो उसके बहुत बुरे दिन आ गए थे। बेचारी को खाना भी मांग के खाना पड़ रहा था। ये फुलवा कौन है? अरे माँ जी, ये नाटक फुलवा की बात कर रही हैं। हम 5 बहनें एक नाटक देखती थी घर पर साथ में मिलकर, उसमें भी फुलवा शादी के बाद ऐसे ही कलश गिराती है। तुमको समय मिल जाता था ऐसे पढ़ाई के साथ साथ सीरियल देखने का? अरे माँ जी, पढ़ाई का तो पूछो मत, मैंने तो 5वीं बड़ी मुश्किल से निकाली है, और मेरी बाकी बहनें ये तो तीसरी में ही 4 बार फेल होने की वजह से पढ़ाई ही छोड़ बैठी। क्या तुम 5 वकील की बेटी होकर अनपढ़ हो? हाँ। ये सुनकर साधना अपने बेटों को घूरती हुई बोलती है, तो ये है तुम्हारे घर में रौनक लगाने वाली लड़कियाँ? वो मम्मा। 5 के 5 अब अपनी पत्नियों समेत गायब होकर अपने कमरों में चले जाते हैं, जिसके कारण अब साधना को अपनी अनपढ़ बहुओं के साथ समझौता करना ही पड़ता है। और ऐसे ही अगले दिन जब 5 तैयार होकर साधना के सामने आती हैं, तो साधना उनसे बोलती है, ये क्या तुम 5 8 बजे उठी हो? उस कहावत के बारे में नहीं सुना क्या? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। क्या माँ जी, राइस माने के चावल? आपको चावल खाने हैं, लेकिन पहले तो हम कुछ मीठा बनाएंगे ना पहली रसोई में। अरे लेकिन अगर माँ जी को राइस खाने हैं तो बना देते हैं ना, आखिर सासू माँ की मनोकामना पूरा करना हम बहुओं का परम कर्तव्य है। अरे मैंने राइज नहीं मांगी, बल्कि राइज बोला, इंग्लिश वाला राइज, मतलब जल्दी उठने वाला। मैं भी किन्हें समझा रही हूँ, इन अनपढ़ों को कहाँ ही पढ़ाई लिखाई की बातें समझ आएंगी। मेरा दिमाग खराब करने से अच्छा जाकर रसोई खराब करो, मेरा मतलब नाश्ता बनाओ। साधना की सारी बहुएं जाकर रसोई में नाश्ता बनाने लगती हैं। इतने में ही सुबह सुबह साधना के कॉलेज के कुछ टीचर्स दोस्त उसके घर आती हैं गिफ्ट्स लेकर, और उनमें से एक निया नाम की सहेली बोलती है, हेलो साधना, हाउ आर यू? अब तो मदर इन लॉ बन गई है, ठीक ही होगी। अच्छा मिलवा तो अपनी 5 बहुओं से। अरे तुम सब यहाँ सुबह सुबह? हाँ, तेरी डॉटर इन लॉ से मिलने आए हैं। चल हरी, अब जल्दी बुला, हम मिलकर निकलेंगे। मेरा कॉलेज में लेक्चर है, प्रोफेसर नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अच्छा रुको, बुलाती हूँ। कहीं अनपढ़ गवार बहुएं मेरी पढ़ी लिखी सहेलियों के सामने भी इंसल्ट ना करा दे। ये सोचकर साधना अपनी 5 बहुओं को बाहर बुलाती है और बोलती है, बहुओं, ये मेरी दोस्त है, तुम सबसे मिलने आई हैं, चलो इनको हेलो बोलो। हेलो नहीं, हम तो हक करेंगे तेरी बहुओं को। अरे ये हगना वगना बाद में, पहले हमको पैर छूने दो। लगता है माँ जी की दोस्त लोग घर से हल्की होकर नहीं आई है। हो जाता है, जल्दी में आए होंगे। इतना बोलकर 5 की 5 निया के पैरों में गिर के एक साथ बोलती हैं, सासू माँ की सहेली जी, पाए लागू। ये सब देखकर बेचारी निया और बाकी की सभी सहेलियां डर सी जाती हैं, जिसके कारण निया गिफ्ट साधना को पकड़ाते हुए बोलती है, साधना अपने आप दे दियो ये गिफ्ट इन 5 बहुओं को, क्योंकि कुछ और देर में यहाँ रुकी तो मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इतना बोलकर सभी की सभी घर से चली जाती हैं।
और साधना गुस्से में अपनी पांचों बहुओं से बोलती है। तुम पांचों इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? अरे माना पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत सेंस तो हर इंसान में होती है। पर माँ जी कहाँ होती है, ये बता दीजिए, हम भी निकाल लेंगे। चुप! अरे वकील की बेटी होकर इतनी अनपढ़ गंवार निकलोगी, सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सारी इमेज खराब कर दी सोसाइटी में। जाओ यहाँ से। साधना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शाम के समय वो अपने बेटों को भी अनपढ़ बहुएं लाने के लिए सुनाते हुए बोलती है। तुम पांचों ने मेरी इज्जत खराब कर दी। अरे ये 5 अनपढ़ ही मिली थी प्यार करने के लिए। मेरी जैसी पढ़ी लिखी सास जो कि पेशे से प्रिंसिपल है, उसकी बहुएं अनपढ़ है। सोच भी सकते हो कितना शर्मनाक है मेरे लिए। माँ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। अब देखो इन पांचों का मन नहीं था पढ़ाई में, इसलिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसमें क्या बड़ी बात है? जबरदस्ती तो कोई काम हो नहीं सकता ना। हाँ, इनका अनपढ़ गंवार पना जब तुम्हारे लिए शर्म का कारण बनेगा ना, तब देखती हूँ ये लाइंस बोलते हो या नहीं। सासू माँ, लेकिन लाइन तो खींची जाती है ना, बोली थोड़ी। चुप एकदम। साधना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन अपनी अनपढ़ बहुओं को साधना कभी नहीं अपनाती। कुछ समय बाद करवा चौथ आता है, जब सुहागिनें पूजा के लिए शाम के समय एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, जहां साधना और उसके पांचों बहुएं भी आती हैं। तभी पूजा की शुरुआत करते हुए एक पड़ोसन शारदा बोलती है। कोई है क्या यहाँ जिसे करवा चौथ की कथा आती हो? मुझे तो नहीं आती, क्योंकि मैंने आज तक सारी नॉवल की बुक ही पढ़ी है। माना मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मुझे नहीं आती। हमें आती है। साधना ये सुनकर बहुत हैरान होती है और मन में सोच लेती है कि इस बार भी उसकी बहुएं अपने अनपढ़ गंवार बर्ताव से उसकी मोहल्ले की औरतों के सामने भी बेइज्जती करवाएंगी। लेकिन पांचों बहुएं एक एक करके व्रत की कथा सुनाना शुरू करती हैं और बहुत अच्छे से सारी कथा सबको सुनाते हुए खत्म करती हैं, जिस पर शारदा बोलती है। अरे साधना बहन, तुम्हारी बहुएं तो सच में कमाल की हैं। मेरी बहू को देख लो, PhD करने जा रही है, लेकिन पूजा का पी भी नहीं पता। सच में ऐसी बहुएं मिलना भी सौभाग्य की बात है। तूने अगर किताबी ज्ञान लिया हुआ है तो तेरी बहुओं ने शास्त्रों का ज्ञान लिया हुआ है। लेकिन ये पांचों पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने तो सोचा था अपनी पढ़ी लिखी बहुएं लाऊंगी, लेकिन मिली ये। अरे तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी लड़कियां ज्ञान आने के बावजूद घर नहीं संभाल पाती। और जितना किताबी ज्ञान जरूरी है, उतना ही शास्त्र ज्ञान भी जरूरी है। शारदा की बात सुनकर साधना अपनी पांचों बहुओं को देखकर उनसे बोलती है। बहू मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से तुम्हें सुनाया, जबकि सबसे बड़ा ज्ञान तो तुम्हारे पास है। मुझे माफ करना। अब से मैं तुमको कभी अनपढ़ होने का ताना नहीं मारूंगी। साथ ही तुमसे इस तरीके से पढ़ाई करवाऊंगी कि जो मन तुम्हारा बचपन में पढ़ाई से हट गया था, वो अब अपने आप लग जाएगा। अच्छा ठीक है सासू माँ, आपको जो पसंद हो करिएगा, पर अभी तो हमें आशीर्वाद दो। इतना बोलकर पांचों बहुएं साधना के कदमों में झुक जाती हैं और उससे आशीर्वाद लेती हैं। फिर शाम के समय चांद के निकलने पर अपने पतियों के साथ ये उपवास पूरा करके एक साथ हंसते खेलते खाना खाती हैं और अपनी जिंदगी यूं ही कुछ सीखते और कुछ सिखाते बिताने लगती हैं। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई ऐसा नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास। तेरे पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास है। चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है। चलो, मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है। बताओ, इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर, अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है। तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का एड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है। अरे
ये ऐड तो मैगी मसाले की है, मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं। चलो कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है, तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है, अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है, यार ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूं? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है, इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है, अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है। अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है, तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा। आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं।
और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं। शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालती हुई बोलती है, माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं, वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं, बहू ये क्या है, इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने, कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर, तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं, अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था, कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बना कर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है, ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी, वाह बहू कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है, साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। निहारिका अपने पति समीर के साथ शॉपिंग करने के लिए एक दुकान पर जाती है, जहां पर वो दुकानदार से कहती है, भैया एक अच्छी सी महंगी साड़ी दिखाइए, अमीर हैं हम। ये लीजिए बहन जी, हमारी दुकान की सबसे बेस्ट साड़ी है, चीपेस्ट रेट की, ओनली 500 रुपए। What the hell? 500 रुपए की साड़ी, ऊपर से इतनी चीप? अरे भैया, मैं क्या आपको कोई डाउन मार्केट लगती हूँ? अरे कोई महंगी सी ब्रांडेड साड़ी दिखाइए, एक्सपेंसिव। अच्छा एक्सपेंसिव, ये देखिए 1000 रुपए की साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अरे भैया पगला वगला गए हो क्या? 1000 रुपए की साड़ी? अरे कितनी बार बताया है हम अमीर हैं अमीर, और ये क्या गंदा सा रंग दिखा रहे हो? अरे इस रंग का तो कारपेट है मेरे घर में। अच्छा बहन जी, ये देखिए, ये एकदम हैंडमेड है और इसका प्राइस 2000 रुपए है। भैया जी आपको एक एडवाइस देती हूँ, साड़ी बेचने की जगह ना आप सब्जी बेचनी शुरू कर दो, क्योंकि साड़ी बेचना आपके बस की बात नहीं है। अरे नहीं बहन जी, ये देखिए सबसे बेस्ट साड़ी है, पूरे 5000 रुपए की। ओ भैया आप रहने दो, समीर जी चलिए यहाँ से। भाई साहब आप बोलते क्यों नहीं मैडम को? हाँ निहारिका, कितनी सुंदर साड़ी है, ले लो तुम। जी आप ना अपना मुंह बंद ही रखिए, आपको क्या पता लेडीज की साड़ी और उनकी चॉइस के बारे में। तभी वहाँ पर एक सोनू नाम का आदमी आता है और दुकानदार से कहता है, भाई साहब मैडम को जरा वो साड़ी दिखाओ जो हमारी पत्नी जी को पसंद आई थी। अच्छा वो साड़ी, ये लीजिए मैडम, ये है पूरे 20,000 की साड़ी और ये हम सिर्फ अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ही देते हैं। ओ वाह भैया जी, क्या बात है। अरे कब से मैं इसी साड़ी का तो इंतजार कर रही थी, आप खामखा ही मेरे साथ बकलोलबाजी कर रहे थे। अरे अब दिखाई ना आपने एकदम दमदार साड़ी। सुनिए जी,
आप बिल पे कर देना, मैं तब तक मार्केट से सब्जियां खरीद लेती हूँ। भाई साहब, आपको कैसे पता था कि मेरी वाइफ को यही साड़ी पसंद आ जाएगी? अरे हमारी मिसेज सुल्तान मिर्जा की बहुत बड़ी फैन है। सुल्तान मिर्जा मतलब? उन्हें सस्ती चीजें महंगी बनाकर लेने का बड़ा शौक है। तभी दुकान वाला कहता है, भाई साहब एक बात बताऊं आपको, जो सबसे पहली साड़ी दिखाई थी ना हमने, मैडम जी ने वही साड़ी पसंद की है। 500 रुपए की साड़ी मैडम जी ने 20,000 में ली है। बहन जी क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। समीर का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ऐसे ही अगले दिन निहारिका की सास मंजू अपनी छोटी बहू शिवानी और निहारिका दोनों से कहती है, अरे सुनो मेरी मूर्ख बहुओं, मेरा ना बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा है, तो तुम दोनों जरा बना दो जाके। हाँ हाँ अम्मा जी, हम अभी बना देते हैं। शिवानी और निहारिका रसोई में चली जाती है और सभी के लिए बर्गर बनाकर थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाती है। सभी को बर्गर सर्व करते हुए शिवानी कहती है, ये रहा आप सभी का गर्मा गर्म बैगन का बर्गर। क्या बैगन का बर्गर? अरे तुम दोनों सच में मूर्ख हो क्या, जो बैगन का बर्गर बना कर ले आई हो? अरे मेरे कर्म में तो ये मूर्ख ही लिखी थी। वो माँ जी, हम दोनों ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या? अब कुछ नहीं, मेरा मतलब कि कुछ अलग करते हैं। अरे ओ नास पीटियो, कुछ अलग करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और ये बर्गर अपने माँ बाप को ही खिलाना, मूर्ख कहीं की। अरे माँ जी, फेंका क्यों? अब कैसे खिलाएंगे हम अपने मम्मी पापा को? सारी मेहनत खराब कर दी आपने। अरे ओ गधेड़ियों, मरो जाके कहीं। 100 मूर्ख मरे होंगे तब जाके तुम गधेड़ियाँ पैदा हुई होंगी। हे भगवान, ये मेरे फूटे कर्म, जो मेरे नसीब में ये गधेड़ियाँ ही लिखी थी। अरे माँ जी, हम दोनों बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप खामखा ही हमें कोसती रहती हैं। अरे मैं तो और भी तरीके से बोल सकती हूँ, समझी? चली जाओ यहाँ से, वरना अभी तक बर्गर फेंका है, नहीं तो तुम दोनों को उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी कचरे के डब्बे में। माँ जी जरा ऊंचाई से फेंकना, मैं पैराशूट बांध के उड़ूंगी। अरे जाती हो या लगाऊं दोनों को कान के नीचे एक? इतना सुनकर निहारिका और शिवानी दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू अपनी दोनों बहुओं से बोलती है, ये लो 10,000 रुपए, और हाँ 2 महीने का राशन लेके आना है, याद से हर छोटी बड़ी चीजें ले आना। जी माँ जी, हम ले आएंगे। दोनों मिलकर मार्केट चली जाती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक लॉटरी टिकट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। दोनों वहाँ पर भाग कर जाती हैं और लॉटरी टिकट वाले के पास जाकर उससे पूछती हैं, भैया कितने का है ये टिकट? जी बहन जी, बस 500 रुपए का है। अरे भैया जी, ये क्या चीप से टिकट दिखा रहे हो? अरे हम अमीर लोग हैं, हमारी पर्सनालिटी को सूट होने वाला टिकट दिखाओ, महंगा सा। इनको अच्छे से मूर्ख बनाया जा सकता है। अरे भैया दिखाओ ना कुछ एक्सपेंसिव टिकट। महंगी टिकट्स आप ले पाओगी मैडम? अरे आपको नहीं पता, मेरे पर्स में पूरे 10,000 रुपए हैं। अरे चाहूँ तो तुम्हारी सारी टिकट 1 मिनट में खरीद सकती हूँ। मैडम ये टिकट्स 10,000 की हैं। अगर आप इस लॉटरी में जीत जाओगी तो आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ मैडम, और आपको जो टिकट्स मैं दूंगा उसी टिकट से आप जीत जाओगी, क्योंकि आप हमारी प्रीमियम कस्टमर हैं। जल्दी से दे दो भैया। दोनों जल्दी से लॉटरी के टिकट्स को लेकर वापस अपने घर आ जाती हैं। तभी मंजू उनसे कहती है, अरे ओ नास पीटियों, राशन क्या तुम्हारा बाप लेके आएगा? अरे माँ जी, राशन तो आता रहेगा, हम दोनों आपके लिए कमाल की चीज लेकर आए हैं आज। दिखा तो जरा क्या लेकर आई है। ये देखिए अम्मा जी, ये है 2 लाख रुपए का लॉटरी टिकट, और देखना कल हम ही जीतेंगे। और अगर नहीं जीते तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ आई तुम्हें? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे 10,000 की टिकट है। ऐसे सस्ती सी टिकट थोड़ी ना खरीदी है मैंने, देखना नंबर तो अपना ही लगेगा। वो तो मैं तुम दोनों को हारने के बाद ही बताऊंगी, समझी? अगले सुबह शिवानी और निहारिका टिकट्स लेकर मंदिर में पूजा करती हैं और वो फिर लॉटरी वाले के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि वहाँ कोई लॉटरी वाला आदमी नहीं है और ये सब देखकर दोनों बहुत घबरा जाती है।
और पास ही में खड़ी एक औरत से पूछती हैं। अरे बहन जी, कल यहाँ पर एक लॉटरी वाला था, आपको पता है क्या वो कहाँ पर है? अरे बहन जी, वो तो बहुत बड़ा पाखंडी है, कभी सब्जी वाला बनकर लोगों को लूटता है, तो कभी लॉन्ड्री वाला बनकर, तो कभी प्रॉपर्टी वाला बनकर। लगता है आप लोगों को लॉटरी वाला बनकर लूट कर ले गया। अरे उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने घर जाओ और बैठकर अफसोस करो। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं और अपनी मूर्खता का उन्हें एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों रोते हुए वापस अपने घर लौटती हैं और अपनी सास से कहती हैं, अम्मा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो लॉटरी वाला हमें मूर्ख बना गया। अरे अब तुम दोनों को क्या मूर्ख बनाना, तुम दोनों तो मूर्ख ही पैदा हुई हो। अब ये बताओ कि 2 लाख रुपए जीती या हारी? वो आदमी हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ऐसे ही किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मंजू अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है और शिवानी और निहारिका अब समझदार बनकर अपने पति और सास से पूछकर ही काम करने लगती हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते